ज्यादा रोएंगी तो सारा मेकअप धुल जाएगा। इतनी बदतमीजी से बात करते हुए शर्म नहीं आती तुम्हें? आज अगर तुम्हारे डैडी जिंदा होते तो तुम्हें इस तरह बात करने की हिम्मत होती? मौत वो चीज है जो जिंदगी को बदल डालती है। रिश्तों के मतलब बदल जाते हैं, चेहरे पे लगे चेहरे उतर जाते हैं। अब मैं वो नाटक नहीं करूंगा, वो इज्जत नहीं दूंगा तुम्हें जो मेरे मन में कभी थी ही नहीं। मैंने तुझसे शादी करके तुझे इज्जत दी, एक दर्जा दिया। तूने मुझसे क्या किया? सस्ती गिरी हुई हरकत। ऋषभ ने मुझे धमकियां देना शुरू कर दिया और अंजना देवी को अचानक याद आ गया कि उसका एक पति भी था। तैयार होके कहाँ जा रही थी? 24 घंटे तो ठहर जाती। घटिया औरत हमेशा घटिया ही रहती है। ये तैयार होके कहाँ जा रही थी? पार्टी पे। 24 घंटे तो ठहर जाती। मैं तुम्हारे मुंह नहीं लगना चाहती। अपने खानदानी होने का ढिंढोरा पीटती हो। बू आ रही है शराब की तुम्हारे मुंह से। ये खानदान है तुम्हारा। तुम जैसे लोगों को तो इस घर के अंदर भी आने नहीं देना चाहिए। केशव की जिंदगी के सबसे बड़ा अभिशाप। मेरी माँ के खिलाफ एक लफ्ज़ और कहा तो मुंह तोड़ लगा तेरा। अरे हाथ तो लगा कर देख, हथकड़ियां नहीं लगवाती तो कहना। तुम दोनों की अब सूरत भी नहीं निकल सकती है। इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। 24 घंटे की मोहलत देता हूं मैं तुझे। सारा सामान बांध दे और निकल जा घर स्टेशन से। तेरी कोई ऐसी चीज नहीं रहनी चाहिए जिसमें तेरे कचरे की साफ फोटो हो। ये मल्होत्रा खानदान क्या सब मल्होत्रा है, लेकिन तू मल्होत्रा नहीं। तेरा नाटक खत्म हो गया औरत, तू तो खुद खत्म हो गई। चल निकल जा यहाँ से। ऋषभ, तेरे डैडी का अंतिम संस्कार कुछ समझ में नहीं आया। वो मौका शोक मनाने का था या दिखाने का? उस औरत से और क्या उम्मीद की जा सकती है? सारा इंतजाम उस औरत का था। मेरी माँ ने किया होता तो सब कुछ हमारे खानदान के स्टाइल और स्टैंडर्ड के हिसाब से किया होता। जितना मैंने तेरे डैडी के बारे में सुना है, उससे तो ये लगता है जैसे दौलत तो उनकी तरफ ऐसे खिंचती थी जैसे लोहा चुंबक की तरफ, और औरतों की तो कोई गिनती ही नहीं थी। काफी रंगीन मिजाज इंसान थे वो। हाँ, और उनकी रंगीन मिजाजी की कीमत कुछ मेरी माँ ने चुकाई, कुछ मैंने। ऐसा क्यों कहते हो यार? सब कुछ तो किया उन्होंने तेरे लिए। अच्छे स्कूल में पढ़ाया, रहना खाना पीना सब कुछ टॉप क्लास का दिया है तुझे। वो सब मेरी खामोशी खरीदने के लिए किया उन्होंने। तो सच कहता है, सब कुछ टॉप क्लास का मिला मुझे। बेशुमार दौलत, ऐशो आराम, लेकिन कभी भूल के भी उन्होंने मुझे एक पल प्यार का नहीं दिया। मेरा बचपन खिलौनों से भरा हुआ एक अंधेरा कमरा है। डैडी और माँ की चीखें, एक दूसरे पर तोहमत लगाने वाली आवाजें। अरे शायद ही कोई दूसरा एक दुनिया में होगा जिसे बचपन में ही खिलौनों से नफरत हो गई हो। छोड़ यार, इस तरह की छोटी मोटी बातें तो हर फैमिली में होती हैं। लेकिन कुछ भी कह, तेरे डैडी ने बड़ी मर्दों वाली जिंदगी जी है। वो बड़े वो हिपोक्रेट नहीं थे। उन्होंने जो कुछ भी किया खुलेआम किया। हाँ, सच कहते हो तुम। उन्होंने जो कुछ भी किया खुलेआम किया। अच्छा बुरा कभी किसी से कुछ नहीं छुपाया। मगर वो ये सोचना भूल गए थे कि उनके किए उनके खानदान पर, उनकी औलाद पर क्या असर होगा। ये बात सच है कि वो मेरे पिता थे, लेकिन वो बहुत ही रूथलेस और सेल्फिश भी थे। उन्होंने कभी मुझसे प्यार नहीं किया और मैं भी शायद सारी जिंदगी उनसे नफरत करता रहा, सिर्फ उस औरत की वजह से। मैं उस औरत को बर्दाश्त नहीं कर सकता। काफी कुछ उस औरत के हाथ में है, तुम करोगे क्या? काफी कुछ उस औरत के हाथ में है? ऐसा तुमसे किसने कहा? भाई, बाजार की अफवाहें हैं। लोग तो ये भी कह रहे हैं कि अगर उसने अपने शेयर किसी बाहर के आदमी को बेच दिए तो कंपनी काफी मुसीबत में आ जाएगी।
जरा संभल के रहना यार। हाँ, मैं समझता हूं कि वो क्या कर सकती है, लेकिन इसकी चिंता तुम मत करो, क्योंकि जिस पानी की वो मछली है उसी पानी का मैं मगरमच्छ भी हूं। ऋषभ, तुम्हारी बातों से मुझे ऐसा लगता है कि तुम उसे कुछ जरूरत से ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। मैं उसे नहीं, तुम मुझे अंडर एस्टिमेट कर रहे हो, समझे? माँ, माँ मुझे बताइए ना मैं क्या पहनूं प्लीज। मेरे ख्याल में तुम्हें ये ड्रेस पहननी चाहिए, ये केशव को बहुत पसंद है। ये एम्स्टर्डम में खरीदा था उनका कहना था कि इस ड्रेस का रंग मेरी आंखों के ब्राउन रंग को और भी चमका देता है। हाँ, मुझे लगता है कि यही ड्रेस ठीक रहेगा। काश मुझे आज की मीटिंग का एजेंडा मालूम होता माँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि बिना स्विमिंग सीखे मैं किसी स्विमिंग पूल में कूदने जा रही हूँ। ऐसी कोई बात नहीं, कोई लीगल और टेक्निकल पॉइंट अगर समझ में नहीं आता है तो खामोश रहना। कोई बात अगर पूरी तरह समझ में नहीं आती है तो कल पर टालकर आ जाना। कोई अगर ऊंचा बोलता है तो डांट देना। 2-3 लोग अगर एक साथ मिलकर बोलते हैं तो उन्हें भी खामोश कर देना। ऐसा समझ लो कि आज तुम्हें बोलना कुछ नहीं है, सिर्फ देखना है। अपना चेहरा एकदम स्ट्रेट रखना। तुम्हारे एक्सप्रेशन किसी को नहीं पता लगने चाहिए। दिमाग पर काबू रखना और ऋषभ पर कड़ी नजर। साइन कहीं मत करना। अगर राव साहब कहे तब भी नहीं? नहीं, आज पहला दिन है, अपनी जजमेंट पर भी भरोसा मत करना। सब कुछ कल पर टालकर चले आना, समझी? गुड मॉर्निंग जेंटलमैन। लगता है आप लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं। नीचे पार्किंग में जरा वक्त लग गया और कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। शैल वी जेंटलमैन? अपने क्लाइंट ऋषभ मल्होत्रा की तरफ से कह रहा हूं, आपके और केशव मल्होत्रा के तमाम ज्वाइंट अकाउंट फ्रीज कर दिए गए जब तक सारी बात का फैसला नहीं हो जाता। दरअसल केशव मल्होत्रा का सब कुछ फ्रीज कर दिया गया है। और ये रहे अदालत के ऑर्डर्स। ये कैसे हो सकता है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की? जो पैसा केशव मेरे लिए छोड़ गया वो मेरा है। मेरे बच्चों के नाम बैंक अकाउंट्स हैं और उन्हें ऑपरेट करने के लिए कैसे रोक सकता है? अगर तुम अपने राइट्स की पोजीशन बनाना चाहते हो तो किसी लॉयर को बुला के उसके साथ सलाह मशवरा कर लो, क्योंकि हमारे हिसाब से केशव मल्होत्रा का कुछ भी तुम्हारा नहीं है, सिवाय इन कपड़ों के जो तुम पहने हुए। मेरे पास मेरे नाम के शेयर्स हैं, मेरे बच्चों के नाम शेयर्स हैं, मेरा अपना इनकम है। केशव हमेशा मुझसे यही कहता था कि उसकी हर चीज पर मेरा हक है। मर गया वो कहने वाला। अब वैसा नहीं होगा जैसा वो कहता था और वो करता था। अरे तुम्हारी बाहों में आके तो वो ये भी भूल गया था कि उसकी एक पत्नी है, एक बेटा। तुम्हारे शेयर्स खरीदने की बात तो हम बाद में सोचेंगे। फिलहाल तुम अपने खाने पीने और रहने का इंतजाम खुद कर लो, क्योंकि मल्होत्रा एम्पायर और मल्होत्रा परिवार से अब तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला। अगर तुम साथ पे खड़े रह के भीख भी मांगोगी ना तो हम में से कोई तुम्हें समझी? ऋषभ मल्होत्रा, मैं ये तो नहीं कहूंगी कि तुम पागल हो गए हो, लेकिन तुम्हारे बाप की मौत ने तुम्हारा दिमाग जरूर खराब कर दिया है। वरना जिस औरत ने तुम्हें बचपन से लड़कपन और लड़कपन से जवान होते देखा है, तुम्हारे साथ हंसी और खुशी के कुछ पल बांटे हैं, उसके साथ तुम ऐसे बात कैसे कर सकते हो सकता है मैं कभी तुम्हारी उंगली पकड़कर चला हूं, लेकिन अभी हाथ उंगली पकड़ने वाला नहीं रहा। मल्होत्रा खानदान की तरफ उठने वाली हर एक उंगली को तोड़ने वाला बन गया है। इसलिए मैं कह रहा हूं, मैडम स्वेतलाना, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, मैं केशव नहीं ऋषभ हूं,
और तुम्हारी कोई भी चाल मेरे नजरिए को नहीं बदल सकेगी। इसलिए मल्होत्रा खानदान के साथ समझौता कर लो, क्योंकि लड़ने वाले किसी को भी मैं जीतने नहीं दूंगा। ठीक है, एक बात याद रखो ऋषभ, अंजाम जो भी हो, लड़ाई का ऐलान और शुरुआत तुमने की है। तो कैसी रही मीटिंग? हाँ, बुरी नहीं थी। What do you mean? इससे भी बुरी हो सकती थी? इससे बहुत बुरी हो सकती थी। ऋषभ ने काफी हद तक अपने आप पर काबू रखा। इस बात का ताज्जुब है मुझे, उस लड़के को बहुत जल्दी बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। उसके गुस्से को मैं समझ सकती हूँ, और उसके दिल में जो नफरत है मेरे लिए वो भी समझ सकती हूँ मैं। उसने अपने पिता को एक बात के लिए कभी माफ नहीं किया। कौन सी बात माफ नहीं की? अपनी माँ को छोड़ने के लिए। ये तो दूसरी बात है कि उसे उन हालात के बारे में बिल्कुल पता नहीं है जिनके तहत से केशव ने अपनी पत्नी को छोड़ा था। उन हालात का तो शायद किसी को भी पता नहीं। मैंने भी केशव से पूछा नहीं। दोस्ती चाहे कितनी भी गहरी क्यों ना हो, ऐसी बातें मैं बताती हूँ, मेरी और केशव की प्रेम कहानी जिसके लिए सदा मुझे ब्लेम किया जाता है, वो नाजायज हो सकती है, नापाक नहीं हो सकती। और अगर मैं ऐसा कहूं कि एक ऐसा वक्त था जब केशव अपने हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ गया था, तो ये गलत नहीं होगा। और तुमने कैसे देखा उसे? वो हैंडसम था, जिंदगी से भरा हुआ एक ऐसा तूफान जिसकी जद में आने के बाद शायद कोई भी औरत अपने आप को उससे बचा नहीं सकती थी। You mean, तुमने प्यार केशव इंसान से किया, केशव धनवान से नहीं? धनवान? तुम्हें मालूम है, शुरू के कुछ महीनों के लिए हर बार हर बिल मैं चुकाया करती थी। उसके पास पैसे होते ही नहीं थे, और चूंकि मैं बहुत पैसे वाली नहीं थी, हम छोटे छोटे रेस्टोरेंट्स में जाते थे। केशव था ही ऐसा, लोगों को झटके देने का बड़ा शौक था उसे, और ऐसे झटके जिनसे हर कोई प्यार करने लगे। आज की मीटिंग को भले भूल जाना, मगर ये मत भूलना कि ये शुरुआत है। किसी वकील से बात की तुमने? कोई बात नहीं, मैं कुछ नाम भेज दूंगा, उनमें से चुन लेना। और अगर मेरी जरूरत पड़े किसी भी काम के लिए, then don't hesitate। सच तुम्हारी मौजूदगी ऐसे हालात में जीने का हौसला देती है, वरना मैं अपने आप को बिल्कुल अकेली महसूस करती हूँ। ये मल्होत्रास की ताकत और रसूख, लगता है मुझे तबाह कर देंगे ये लोग। कोई तबाह नहीं कर सकता तुम्हें अपनी ताकत का अंदाजा नहीं। अपने आप पर भरोसा रखो। भरोसा तो बहुत है, लेकिन लड़ने के लिए रुपया कहाँ से आएगा? कुछ गहने थे ना तुम्हारे पास? बहुत नहीं है, पेंटिंग्स 2-3 ही तो है। बेच दो सब कुछ। सब कुछ? हाँ, सब कुछ। जीतना, लड़ना और जीना तीनों जरूरी है। हाँ, मैं लड़ूंगी, मरते दम तक लड़ूंगी। मैं किसी औरत के साथ डील नहीं करना चाहता, और खास करके वो जो इतनी जूनियर हो। मेरी बात कान खोलकर सुन लीजिए, इस केस में मेरे बिजनेस के साथ साथ मेरी फैमिली भी स्टेक पर है। हाँ, मैं समझता हूं ये महिला इंग्लैंड से आई होंगी, हार्वर्ड लॉ स्कूल से उन्होंने डिग्री हासिल की होगी, लेकिन इस सब से मुझे क्या? मेरा वकील थोड़ा ज्यादा एक्सपीरियंस्ड होना चाहिए। हाँ, मैं समझता हूं कि यह औरत इस देश की सबसे अच्छी वकील है, लेकिन ऋषभ मल्होत्रा डील्स विद अ मैन ओनली, अंडरस्टैंड? कम इन। जल्दी आइए, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। 15 मिनट में मेरा दूसरा अपॉइंटमेंट है। मैं आपका ज्यादा वक्त लूंगी भी नहीं। आपके कागजात तैयार हैं। आप हैं कौन? और वकील का है? मैं ही आपकी वकील हूँ। मेरा नाम मेधा हेगड़े है। देखिए मिस, मुझे गलत मत समझिएगा, लेकिन अभी मैंने आपके दफ्तर के साथ बात की है, और मुझे वकील चाहिए थोड़ा ज्यादा तजुर्बेकार, थोड़ा ज्यादा सीनियर। मैं आपका नजरिया समझ सकती हूँ, लेकिन अब जब मैं आ ही गई हूँ और आपके पास वक्त भी बहुत कम है, कुछ लीगल पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बता देना चाहूंगी। देखिए, एक मिनट। मुझे नहीं लगता कि हमें एक दूसरे का वक्त और बर्बाद करना चाहिए। आपके सॉलिसिटर्स की फर्म ने आपके केस की पैरवी के लिए अगर मुझे भेजा है तो कुछ सोच समझ कर ही रखा होगा। और आपको काम से मतलब या काम करने वाले की उम्र से? आपको अपने सॉलिसिटर्स की फर्म पे यकीन नहीं है तो आप मेरा ट्रैक रिकॉर्ड देख सकते हैं। देखिए मिस,
मैंने आपसे पहले ही कहा था, आपके ग्रेड्स फर्स्ट क्लास होंगे, आपका तजुर्बा बेमिसाल, लेकिन इससे मेरा कोई वास्ता नहीं है। मुझे ऐसा वकील चाहिए जिससे मैं कुछ कह सकूं, कुछ सुन सकूं, कुछ समझा सकूं, और आपके साथ तो ये मुमकिन नहीं लगता। समझ गई। आपकी शिकायत मेरी उम्र से नहीं है, मेरे तजुर्बे से नहीं है, इसलिए है कि मैं एक औरत हूँ, है ना? देखिए, मैं आपके साथ सच्चाई और ईमानदारी से पेश आ रहा हूँ और आप हैं के मिस्टर मल्होत्रा, इस मॉडर्न जमाने में इतने बड़े एम्पायर की मालिक की कुर्सी पर बैठने वाला इतने पुराने ख्यालात रखता है, ये मैं नहीं जानती थी। खैर, मैं अपने आप को इस केस से अलग समझूं, इससे पहले मैं इस केस के बारे में क्या सोचती हूँ मैं आपको बताना जरूरी समझूंगी। You don't take no for an answer, do you? Anyway, मिस मेधा हेगड़े। हाँ, मिस मेधा हेगड़े। चूंकि मैं आज को आपका पेमेंट करने वाला हूँ, तो क्यों ना उस पेमेंट को जस्टिफाई करने का एक कारण भी आपको दे दूं। आइए बैठिए तो सुनाइए। थैंक यू। आपका ये सच और ईमानदारी सचमुच दाद देने लायक है। सारा केस स्टडी करने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंची हूँ कि हमारे जीतने के चांसेस बहुत ब्राइट है। क्या मैं पूछ सकता हूँ किस बेस पर आप ऐसा कह रही हैं? लीगल बेस पर। डैडी की वसीयत तो मिली नहीं। मैंने वसीयत का नहीं मिलना या मिलने पर स्वेतलाना और बच्चों के नाम होना, इन सब बातों पर इम्पॉसिबल, ऐसा कभी हो ही नहीं सकता। आप पानी पी लीजिए, शांति से काम लेना बहुत जरूरी है। देखिए मिस हेगड़े, आप अपने काम से काम रखेंगी तो बेहतर होगा। क्लाइंट्स को शांत रखना भी मेरे काम का ही एक हिस्सा है मिस्टर मल्होत्रा। आप मेरी साइकियाट्रिस्ट नहीं, केवल एक वकील है, और वो भी जूनियर, जो मेरे सर पे थोप दी गई है। गुस्सा दूसरों को भी आ सकता है मिस्टर मल्होत्रा। अपना केस अच्छा है, जीतने के चांसेस बहुत ब्राइट है, लेकिन अगर आपको अपने वकील से या एक औरत से बात करने की तमीज नहीं है तो प्लीज कोई दूसरा वकील ढूंढ लीजिए अपने लिए, जो आपकी ये जबान और आपके तेवर बर्दाश्त कर सके और इस केस के बारे में आपकी जो राय है उससे इत्तेफाक रख सके। Sit down. तशरीफ रखिए आप। मैं अपने ऊपर काबू न रख सका, इसके लिए माफी चाहता हूं। माफ किया आपको। कानून की भाषा में जिसे इंसाफ कहते हैं या फैसला कहते हैं, उस तक पहुंचने के लिए या उसे अपने हक में लाने के लिए जो कुछ भी किया जाना चाहिए वो सब करना होगा आपको। मेरा मतलब है, स्वेतलाना को कानून के दायरे के अंदर रहकर ही तोड़ना मरोड़ना होगा, उसके कॉन्फिडेंस को शेक करना होगा, उसके इरादों को कमजोर करना होगा, और ऐसा करने के रास्ते सही भी हो सकते हैं और गलत भी। बोलिए, तैयार हैं आप? गुड, मिलाइए हाथ। अखबार कह रहे हैं कि वो मर गया, सच ही होगा। बहुत खुश होगी ना तुम क्या चाहते हो? साफ साफ क्यों नहीं कहते? हाँ, मेरा कहना तो सदा गंदा ही होता है। बड़ा सेठ मर गया और छोटे को तुमने उंगली भी करनी शुरू कर दी। सच, जरा भी टाइम नहीं वेस्ट करती तुम। देखो, इस वक्त मैं बहुत बिजी हूँ, इन फालतू बातों के लिए टाइम नहीं है मेरे पास, और अगर तुम्हें पैसे चाहिए वो भी नहीं है मेरे पास। महारानी के पास माल ना हो ऐसा तो हो नहीं सकता, और अखबार वाले तो ये भी कह रहे हैं कि हिंदुस्तान की सबसे मालदार औरत बन गई हो तुम। मल्होत्रा एम्पायर की मालिक। तेरे पास जितनी ज्यादा दौलत आती है ना, उतनी कंजूस हो जाती है। चाहे इस चक्कर में तेरा बेटा अपने स्कूल की शर्म नहीं आती तुम्हें ऐसी बातें करते हो? इतने बड़े पेट्रोल पंप से क्या मुफ्त देते हो पेट्रोल लोगों को, और अपने बेटे की पढ़ाई के लिए महीने में 300 रुपए नहीं जुटा पाते? हाँ, वो मेरा बेटा हो गया ना। तुम्हारा बेटा या हमारा बेटा नहीं, मेरा बेटा। मैंने अपने पेट से पैदा किया था ना उसको। देखो, मैं पैसे कल तुम्हें दे दूंगी, लेकिन यहाँ दोबारा मत फोन करना। केशव की मौत से मेरे तुम्हारे रिश्ते में कोई इंप्रूवमेंट नहीं हो सकता, समझे? रिश्ते की धमकी मत दे मुझे। तेरा जिस्म जीतने वाला पहला शिकारी हूं मैं। मुझे अंदर बाहर दोनों तरफ से जानता हूं। अगर तूने मुझे पैसे नहीं दिए ना, तो मैं अखबारों में कुछ ऐसा छाप डालूंगा, तेरा रास्ते पे चलना मुश्किल हो जाएगा। मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश मत करना। मेरी जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं है जिससे डराकर तुम मुझसे मनमानी कर सको, और मुझे तोड़ना मुमकिन नहीं है, ये तुम अच्छी तरह जानते हो। तोड़ना मुमकिन नहीं है,
सुन डार्लिंग, अगर तू मुझे छोड़ सकती है ना तो मैं भी तुझे तोड़ सकता हूं। तेरे लाइफ की किताब का एक पन्ना अगर प्रेस में आ गया ना तो सारी उम्र पछताएगी तू। ये रोनी क्या बकवास कर रहा था? अखबारों में कुछ छापा है क्या? मुझे तो ठीक से अखबार पढ़ने के लिए वक्त ही नहीं मिला। बहुत घटिया बातें लिखी हैं, कीचड़ उछाला है तुम पर, और हो सकता है तुम्हारे खिलाफ वो लोग अदालत में इस्तेमाल करें इसे। मेरे खिलाफ उठने वाली उंगलियों का सामना करने के लिए तैयार हूं मैं। हेलो ऋषभ। स्वेटलाना। ऋषभ, अगर हमारा मिलना और एक जगह आमने सामने बैठकर कुछ बातचीत करना नामुमकिन नहीं है तो तुम शाम को घर क्यों नहीं आ जाते? घर? किसका घर? भाई तुम्हारा घर नहीं, ये बात तो तयशुदा है। तो फिर क्या तुम मुझे मेरे अपने घर आने की दावत दे रही हो? ऋषभ, हर वक्त जहर भरे शब्द और दुश्मनी की भावनाएं, इसे क्या मिलेगा तुम्हें? केशव की मौत के साथ क्या हमारा सारा पास्ट भी मर गया है? मैं तुम्हें कैसे समझाऊं ऋषभ? बच्चे तुम्हें कितना याद करते हैं, और नेहा कल ही तुम्हारे बारे में पूछ रही थी। मेरी बात ध्यान से सुन लो स्वेटलाना, क्योंकि ये बात मैं दोहराऊंगा नहीं। डैडी के जीते जी जो हमदर्दी तुमने मेरी आंखों में देखी होगी वो तुम्हारे लिए नहीं थी, सिर्फ डैडी के लिए थी, ताकि उन्हें दुख न पहुंचे। डैडी ने तुम में क्या देख लिया ये तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन मुझे तुम में सिर्फ फरेब नजर आता है, बस और कुछ नहीं। मैं डैडी नहीं हूं जिनकी तुम कमजोरी थी। मैं ऋषभ हूं जिसके लिए तुम